हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का एसके इंजीनियर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पे हमने ये देखा था कि सभी सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू क्या है। अब हम इसके बाद इसके आगे सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्टिंग में आपको सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। सी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सभी ब्रांचेस में आपके कॉमन आती है। स्टूडेंट्स, यह वह सब्जेक्ट है जिसमें आपके 40% रेशो थ्योरी का रहता है, 60% रेशो प्रोग्रामिंग का रहता है। तो हमें थ्योरी के साथ साथ प्रोग्रामिंग को भी स्टडी करना होगा। हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है। अब डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है ये मैं आपको सी लैंग्वेज के बेसिक इंट्रोडक्शन के थ्रू समझाऊंगा। देखिए, जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज तो सबसे पहला एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऐसी क्या जरूरत थी जो हमें सी लैंग्वेज बनानी पड़ी। जब सी लैंग्वेज के डेवलपर डेनिस रिची थे, उन्होंने सन 1972 में सी लैंग्वेज का निर्माण किया। तो स्टूडेंट्स, उसके निर्माण करने से पहले इसकी नींव जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब रखी गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक सबसे बड़ी नीड थी कि ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइस होनी चाहिए जो यूएस आर्मी के काम आ सके। अब यूएस आर्मी के यूज के लिए जो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनानी थी, वह कैलकुलेटिंग डिवाइस ऐसी थी जिसमें कंप्यूटर, आपकी जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आया वो यूएस आर्मी की नीड की वजह से आया। अब जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, ये सब आप जानते हैं कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स एक लैब की स्ट्रक्चर की एक संरचना थी जिसमें दोनों तरफ दो बटन्स लगे होते थे, एक पे 1 एक पे 0। जिस भी पर्सन को उस पर काम करना होता था वह क्या करता था कि अपनी डिजिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया करता था। बाइनरी लैंग्वेज पे फिर 1, अगर उसको 1 प्रेस करना होता था तो वो वैक्यूम ट्यूब के पास जाता था, 1 के बटन को प्रेस कर दिया करता था। इसी प्रकार उसे यदि 0 प्रेस करना होता था तो वह वैक्यूम ट्यूब के पास जो 0 का बटन होता था उसके पास जाता था और 0 के बटन को प्रेस कर दिया करता था। यह जो वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी यह एक प्रिंटर से जुड़ी होती थी। यह सारी चीजें 1-0 की भाषा में प्रिंटर पे कनेक्टेड होती थी। प्रिंटर से उसका आउटपुट लिया जाता था और उस चीज को रीड कर लिया जाता था। पर स्टूडेंट्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उसको केवल रीड वही कर पाता था जिसको बाइनरी लैंग्वेज आती थी। और पूरे यूएस में शायद 2 से 3% लोग ऐसे थे जिनको बाइनरी लैंग्वेज आती थी। तो उसके बाद सेकंड पीढ़ी है। फर्स्ट पीढ़ी की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? जो वैक्यूम ट्यूब थी वो एनर्जी बहुत जनरेट करती थी। तो उसकी कूलिंग के लिए सिस्टम लगाने पड़ते थे। कूलिंग के सिस्टम उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव आते थे। तो जो एक्सपेंसिव सिस्टम आते थे उससे बचने के लिए सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आए। ट्रांजिस्टर ने ये किया कि हीट की प्रॉब्लम को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया, कॉस्ट कम हो गई। पर अभी भी समस्या वही थी। इसमें भी दोनों तरफ 2 सिस्टम होते थे, एक पे 1 एक पे 0। पर्सन जाता था, वहां पे 1 प्रेस करता था, यदि उसे 0 वाले को प्रेस करना है तो 0 प्रेस करता था। पर बाइनरी तो अब भी समस्या बनी हुई थी। इसके बाद स्टूडेंट्स, थर्ड पीढ़ी आई कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन जो थी उसमें एक चीज किया गया कि एक मॉनिटर बनाया गया, एक उसका साइज शायद इस साइज का होता था, एक कीबोर्ड बनाया गया। परंतु इन दोनों ने कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से आप इंग्लिश भाषा में टाइप करते थे, जो आप इंग्लिश भाषा में टाइप करते थे वो कन्वर्ट होता था और कन्वर्ट होकर मशीन के पास जाता था। मशीन उसको बाइनरी भाषा यानी 1010 में रीड करती थी, उसके बाद वापस कन्वर्ट किया जाता था और आपके सामने डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट कर दिया जाता था। परंतु स्टूडेंट्स, इस चीज ने यूएस में बहुत डिमांड जनरेट कर दी। परंतु यहाँ पर एक लिमिट थी कि इससे क्या लिमिटेड कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो जो इस लिमिट को क्रॉस करके लोगों के लिए, नीड के लिए बनाया गया वो था एप्लीकेशंस। अब स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस क्या होती है? जो सुविधा के लिए ऐसी चीज बना दी जाए जिस पर स्टूडेंट्स हल्का सा क्लिक करें या शॉर्ट में इंफॉर्मेशन डाले और वो इंफॉर्मेशन उनको हाथों हाथ रिजल्ट दे दे। उदाहरण के लिए, जैसे आपको एक किसी गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल किससे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? आपने जैसे आपकी मैथ्स की बुकों में पढ़ा है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। आप पहले आर का मान देंगे,
फिर उसको r से गुणा करेंगे, फिर पाई यानी पाई एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसका मैथमेटिक्स में मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए मान समान है, यानी 3.14। हम जब इन तीनों को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमें एक्चुअल रिजल्ट प्राप्त होता है, तो यानी क्षेत्रफल का मान निकल गया। अब जरूरत ऐसी थी क्या मैं r का मान दूं और बाकी सारा अपना आप हो जाए, मैं तो एंटर दबाऊं और दबा के मुझे रिजल्ट प्राप्त हो जाए। तो यह जो चीज थी, इसने एप्लीकेशन को जन्म दिया। कंपटीशन का टाइम था, धीरे धीरे करके एक के बाद एक कंटिन्यूअसली 64 लैंग्वेज मार्केट में आ गई। जब सन 1972 तक 64 लैंग्वेज मार्केट में आ गई, तो इन लैंग्वेजेस में दो तरह के ग्रुप बन गए। दो तरह के ग्रुप कैसे? एक ग्रुप ऐसा था जिनमें प्रोग्रामिंग करना आसान था, परंतु जब इन्हें मशीन पर रन करवाया जाता था तो ये 2 मिनट 5 मिनट या कभी कभी आधा दिन ले जाते थे, तो रिजल्ट बहुत देर से आता था और रिजल्ट के लिए बहुत वेट किया जाता था। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट हाथों प्राप्त नहीं हो पाता था, परंतु प्रोग्रामिंग अच्छी थी। इन लैंग्वेजेस को कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज। फिर दूसरी तरह की लैंग्वेजेस होती थी जिनमें मशीन पर जब उन्हें रन करवाया जाता था हाथों हाथ रिजल्ट आ जाता था, परंतु उनमें समस्या क्या थी? उनमें प्रोग्रामिंग करना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि उनमें डॉस कमांड पे प्रोग्रामिंग की जाती थी और उसमें कमांड लिखकर उनको दर्शाया जाता था। अब स्टूडेंट्स, कमांड लिखना हर किसी के बस की बात नहीं हो पाती थी, तो इसीलिए उसके लिए कमांड की अच्छी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना जरूरी था। इसीलिए ये किया गया कि इनको लो लेवल लैंग्वेज कहा गया या मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा गया। जब सन 1972 में डेनिस रिची नामक वैज्ञानिक ने यूएसए की AT&T बेल लैब्स में इस सी भाषा का आविष्कार किया, तो उसने ये कहा कि हमारी सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी आसानी से कर सकती है और रिजल्ट भी तुरंत प्रदान करेगी, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन इसने प्रस्तुत किया। सी भाषा को जब देखा गया तो वह एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही थी, जिस प्लेटफॉर्म पे आप आसानी से इंग्लिश भाषा में प्रोग्राम लिख सकते थे, और उसके अलावा जब इसे रन करवाया जाता था तो हाथों हाथ ये रिजल्ट भी दे देती थी। चूंकि ये दोनों काम कर पा रही थी, हाई लेवल लैंग्वेज का भी, लो लेवल लैंग्वेज का भी, तो स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज को कहा गया मिडिल लेवल लैंग्वेज। आपके एक सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, सी भाषा को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? तो ये हम आगे आपको नोट्स में समझाएंगे कि डिटेल से कि इस तरीके से ये सी लेवल लैंग्वेज है, पर मैंने आपको एक इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो था मिडिल लेवल लैंग्वेज। जब सी मिडिल लेवल लैंग्वेज बन गई तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, क्योंकि एक चीज जो उनको फैसिलिटी प्रदान कर रही है वो जो 64 लैंग्वेजेस नहीं कर पाई, तो वो उनके लिए एक अच्छी चीज हो गई। तो स्टूडेंट लोगों ने उस चीज को एक्वायर करना चालू कर दिया। उस टाइम पर मैकेनिकल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री दोनों बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी और इनमें बहुत तेजी से चेंजेस भी आ रहे थे। तो जब मैकेनिकल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री दोनों बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे थे, तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा नीड थी कि क्या हम कोई ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर ऐसा बना सकते हैं, या हम क्या कोई एप्लीकेशन ऐसी बना सकते हैं जिसमें मैकेनिकल का काम रिड्यूस हो जाए और इलेक्ट्रिकल वर्कर्स का काम रिड्यूस हो जाए। तो स्टूडेंट्स उस सब के डेवलपमेंट के लिए सी लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस किए गए, जो कि डेनिस रिची ने प्रस्तुत किए। डेनिस रिची ने सबसे पहले ये समझाया कि हम किस तरीके से बेसिक प्रोग्रामिंग का यूज करके और हम हमारे डेली लाइफ में आने वाले फॉर्मूले, जैसे साधारण ब्याज ज्ञात करने का तरीका, आप सिंपल वैल्यू दीजिए और आपको एंटर करते ही साधारण ब्याज मिल जाएगा। इसी तरीके से किसी शंकु का आयतन, आपको शंकु का आयतन निकालना है, आप उसकी ऊंचाई बताइए, आप उसकी त्रिज्या बताइए, एंटर करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल, इसी तरीके से आयत का क्षेत्रफल, ये जो हमारे मैथमेटिक्स में डेली लाइफ में काम आने वाले फॉर्मूले थे, इन सब की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डेनिस रिची ने सी की एक प्रोग्राम बनाने का एक सीक्वेंस प्रस्तुत किया कि इस तरीके से इस प्रोग्राम को अगर बनाया जाएगा तो यह प्रोग्राम हमारे लिए आसानी से हमें आउटपुट प्रदान कर देगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, जब डेनिस रिची ने ये किया तो उसने सी लैंग्वेज को 64 लैंग्वेजों के कंपटीशन में 65वें नंबर पर खड़ा कर दिया। परंतु डेनिस रिची ने यहां पर इसके नेक्स्ट स्टेप में जाने की कोशिश की। वो नेक्स्ट स्टेप क्या था? सबसे पहले आता है डेनिस रिची के द्वारा बताया हुआ बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स
सेकंड स्टेप जो डेनिस रिची ने बताया, उसका कहना था कि हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे शब्द यूज लेते हैं जिनमें अगर और तो या नहीं तो इंक्लूड होता है। तो डेनिस रिची ने सोचा कि क्या हम इन चीजों को लेकर प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स उस चीज को लेकर डेनिस रिची ने इफ एल्स प्रस्तुत किया। इफ एल्स स्ट्रक्चर को प्रस्तुत किया। जो ये इफ एल्स स्ट्रक्चर थी, इसको डेनिस रिची ने 5 अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया। उसने कहा हम या तो प्रोग्राम इस तरीके से बनाते हैं, हम डेली लाइफ में जो एक स्टेटमेंट यूज लेते हैं कि अगर आप ये काम करें तो रिजल्ट ये आना चाहिए। स्टूडेंट्स ये बताया, ध्यान से सुनिए, यह बताया जाता है कि अगर आप यह काम करें तो रिजल्ट ये आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप मार्केट जाएं तो यह ले आए, पर अगर उस चीज के नहीं मिलने की स्थिति में आपको नहीं बताया गया कि क्या लाना है। दूसरी तरह की कंडीशंस होती है, अगर आप मार्केट जाएं तो यह चीज ले आए, नहीं तो ये ले आए। तो आपको ये भी बताया गया अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको ये बात करना है। स्टूडेंट्स तीसरी कंडीशन हमारे पास, तीसरी कंडीशन आती है कि अगर ये रिजल्ट प्रस्तुत हो तो इसके साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी आवश्यक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या याद करनी है, जो कि आपका एक एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 10 इयर्स में यह कई बार रिपीट हुआ है कि 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या याद करने का प्रोग्राम प्रस्तुत कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या याद करने का हम प्रोग्राम रिप्रेजेंट करें तो 3 संख्याओं में से बड़ी, मानिए ए बी सी। आपका ए बड़ा कब हो सकता है? जब वो बी से बड़ा हो, पर स्टूडेंट्स उसी टाइम वो सी से भी बड़ा होना चाहिए, तभी ए ग्रेटेस्ट होगा। इसी तरीके से बी बड़ा कब होगा? जब वो ए से तो बड़ा हो, उसी समय वो सी से भी बड़ा हो। सी बड़ा कब होगा? जब वो ए से बड़ा हो पर उसी समय वो बी से भी बड़ा हो। यानी स्टूडेंट्स एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर यदि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो ही रिजल्ट प्रिंट हो। तो ये चीज कहलाती है नेस्टेड इफ कंडीशंस। चौथी इफ में डेनिस रिची ने जो बताया वो थी एल्स इफ लेटर। एल्स इफ लेटर क्या चीज होती है? जब आप किसी भी प्रोग्राम में इस तरह के सीक्वेंस यूज लेते हैं, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 7 डेज, इसी तरीके से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, आप जब इस तरीके से इंटर रिलेटेड कंटीन्यूअस सीक्वेंस यूज लेते हैं, लेटर यानी सीडी, तो सीडी के रूप में जब यूज लेते हैं तो इस तरह की प्रोग्रामिंग का निर्माण इफ एल्स की चौथी पोजीशन से किया जा सकता है, जिसे हम एल्स इफ लेटर कहते हैं। पांचवी स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट क्यों? जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम की लेंथ बढ़ती जा रही थी, डेनिस रिची का कहना था कि क्यों नहीं हम इस प्रोग्राम की लेंथ को, टाइमिंग को कम कर सके। टाइमिंग को कम करने का मतलब स्टूडेंट्स, जब देखिए प्रोग्राम को रन करवाया जाता है तो कंपाइलर उसके पहले पॉइंट से रीड करना चालू करता है और लास्ट पॉइंट तक रीड करता है। अब सपोज आपने प्रोग्राम बना रखा है 10 लाइन का, वो हाथों हाथ रीड करेगा और आपको तुरंत रिजल्ट दे देगा। अब यही स्टूडेंट्स 10 से 10,000 लाइन हो गई, 1000 लाइन 10,000 लाइन, इस तरीके से लेंथ बढ़ती चली गई। स्टूडेंट्स अगर नॉर्मल बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का हम प्रोग्राम बनाएं तो लगभग वो है 20,000 से 30,000 लाइन का बनता है। तो आप जब इतनी लंबी लेंथ का प्रोग्राम बनाते हैं तो कंपाइलर पहले कोने से रीड करना चालू करेगा और लास्ट कोने तक रीड करेगा। इस चीज में टाइम लग जाता है रिजल्ट आने में। तो इस समस्या से बचने के लिए डेनिस रिची ने स्विच केस स्टेटमेंट प्रस्तुत किए। स्विच केस स्टेटमेंट की क्या खास बात थी? एक कीवर्ड का यूज आता था ब्रेक, जो क्या करता था, जैसे ही रिजल्ट एग्जीक्यूट हुआ, रिजल्ट एग्जीक्यूट होते ही प्रोग्राम के बाहर लाकर आपके सामने रिजल्ट प्रस्तुत कर देता था। अब सपोज प्रोग्राम तो 10,000 लाइन का है, परंतु आपका रिजल्ट आ गया 11वीं लाइन पर, तो उस 11वीं लाइन से सीधा बाहर लाकर पटक देगा और आपको सीधा रिजल्ट दे देगा। तो डेनिस रिची ने इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू आपको ये समझाया था कि किस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इस चीज ने डेनिस रिची की इसी भाषा को 65वें नंबर से उठाकर पहले नंबर पर खड़ा कर दिया, क्योंकि डेनिस रिची ने डेली लाइफ की सोच को इन्वॉल्व कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला चीज आया कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट
देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारे डेली लाइफ में, जब मैंने आपको बताया था कि उस टाइम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही थी, तो इन ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में जब सर्वाइव करना था, तो सर्वाइव करने के लिए एक सबसे बड़ी नीड क्या आती थी? जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने आपके मैकेनिकल के प्लांट देखे होंगे, जैसे एक कोल्ड ड्रिंक बनाने का प्लांट है, उसमें क्या होता था, एक बंदा इस साइड खड़ा होता था, वह कोल्ड ड्रिंक बोतल उठाई मशीन पर रख दी, फिर उसके बाद मशीन मैनेज करती थी उसको एक सीक्वेंस में, जब वो सीक्वेंस में आगे जाती थी, एक पर्सन पीछे खड़ा होता था, लीवर डाउन करता था, टैप आता था और वह बोतल में चला जाता था, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक उसमें छोड़ी जाती थी, ट्रैप आगे बोतल आगे जाती थी, फिर उसके बाद क्या होता था, एक बंदा खड़ा होता था, वो लीवर डाउन करता था, लीवर डाउन करने पर एक मशीन आती थी, कैप उस पे लगा के चली जाती थी, फिर एक बंदा आगे खड़ा, वो आगे जाती थी वो बोतल, एक बंदा खड़ा होता था, वो लीवर डाउन करता था, लीवर डाउन करने पर उस पे आकर लेवल तक जाया करता था। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार फ्रंट एंड से लास्ट एंड तक उस एक बोतल के लिए के सीक्वेंस के लिए हमारे पास यहाँ 8 से 10 लोग काम किया करते थे। डेनिस रिची ने लूपिंग एक भाग प्रस्तुत किया जो कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। इस लूपिंग के थ्रू डेनिस रिची ने एक चीज समझाई कि क्यों नहीं हम ये जो काम रिपीटेशन में हो रहा है, लगातार रूप में हमारा दोहराया जा रहा है, हम इसको क्यों नहीं प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रस्तुत कर दें। उस वक्त हमारे पास क्या नीड रह जाएगी, जो एक बंदा 10 बार लीवर डाउन कर रहा है या 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स, एक बार लीवर डाउन कर रहा है, बार लीवर अप कर रहा है, वो ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर से जोड़ देते हैं, वो सीधा क्या होगा, 100 बार वो काम होगा, मशीन एक्यूरेट काम करेगी, हो सकता है कि ह्यूमन से वह काम 100% ना हो पाए। तो स्टूडेंट्स, उस सब से बचने के लिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जन्म दिया गया। अब स्टूडेंट्स, ये जो मशीन के ऑटोमेशन बनाया गया, इसमें क्या था, 10 लोगों की नीड नहीं रही, केवल पहला पर्सन जो बॉटल रखता था, दूसरा पर्सन जो वहां से कलेक्ट करता था फाइनली, बाकी 10 लोगों का काम एक प्रोग्रामिंग कर गई। इस चीज ने इंडस्ट्री की नीड बहुत बढ़ा दी, जिसे हम कहते हैं कि भूख बढ़ जाना। अब स्टूडेंट्स, जो इंडस्ट्री की नीड बढ़ गई, उस इंडस्ट्री ने ये कहा कि क्यों नहीं सर हम इस चीज को और एनहांसमेंट करें, और एनहांसमेंट करने का मतलब ये है क्या हम इसको और ब्रॉड वे में ले जा सकते हैं। जैसे सबकी एक समस्या थी कि उनके स्टोरेज की समस्या, वो जब अलग अलग जगह अपने स्टोरेज को रखा करते थे और उसमें से किसी भी एक डाटा को फाइंड आउट करना होता था, तो स्टूडेंट्स वह डाटा कैसे प्राप्त किया जा सकता था। तो उसके लिए स्टूडेंट्स एरे को जन्म दिया गया। एरे क्या था, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अगर मैं आपको ये बोलूं आपको इस कमरे में आना है और आपको फला नंबर का बॉक्स उठा के लाना है, स्टूडेंट्स आप कैसे उठा के लाएंगे, आपको पर्टिकुलर जब सीक्वेंस ही नहीं मालूम तो आपको सारे बॉक्सेस में से कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मैं आपको कहता हूं आपको इस कमरे में आना है, एक्स एक्सिस पे तीसरी पोजीशन, वाई एक्सिस पे चौथी पोजीशन। अब आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 2 एंड 3, वाई एक्सिस पे 1 2 3 एंड 4, और जहां ये दोनों मिलते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को उठा लेंगे या बॉक्स को उठा लाएंगे। यही हमारा कंप्यूटर करता है। जैसे जैसे ये प्रोग्रामिंग आती गई, लोगों के स्टोरेज भरते गए। अब स्टोरेज को भरने के बाद उसमें से डाटा को भी तो फाइंड आउट करना है ना, तो डाटा को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया, एरे की हेल्प ली गई। अब एरे डिफरेंट टाइप के हो गए, जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बीमिया एरे, 1 डायमेंशनल एरे, द्विबीमीय एरे, 2 डायमेंशनल एरे, त्रिबीमीय एरे, 3 डायमेंशनल एरे। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में 1D और 2 डायमेंशनल एरे है। अब देखिए हमारी 2 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट्स आपके सामने मैट्रिक्स है, आपने सबने पढ़ी है, वह मैट्रिक्स क्या चीज होती है, 2 डायमेंशनल एरे। क्यों, क्योंकि उसमें पंक्तियां भी होती हैं यानी रो, और स्तंभ भी होते हैं यानी कॉलम्स। तो आप जब उन दोनों चीजों को एक साथ पढ़ेंगे तब आप ये देखेंगे कि हम जब पंक्तियों के बारे में बात करते हैं तब हम उनके साथ साथ स्तंभ के बारे में यानी कॉलम के बारे में जिक्र जरूर करते हैं, वरना उसका अस्तित्व नहीं होता। तो यानी ये 2 डायमेंशनल यानी द्विबीमीय संरचना हो गई। इसी प्रकार जब अपन किसी भी एक कमरे में भरे हुए स्टोरेज की बात करें, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक्स एक्सिस पर गिन लीजिए, वाई एक्सिस पर गिन लीजिए। सर ये कमरा अगर ऊपर तक भरा हुआ है तो सर मैं जेड एक्स बता दूंगा। जेड एक्स पे आपको बताया 5वीं पोजीशन, 1 2 3 1 2 3 4, ये यहां मिले जेड एक्स पर 1 2 3 4 5, जहां ये तीनों मिलेंगे वो पर्टिकुलर डेटा आपके लिए है। यही काम हमारा सर्च बॉक्स किया करता था।
तो डेनिस रिची ने जब एरे प्रस्तुत किया तो उसने और लोगों के लिए फायदा पहुंचाना चालू कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसके जस्ट बाद डेनिस रिची ने जो हमारे पास प्रस्तुत किया वह था पॉइंटर, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा फाइल हैंडलिंग। देखिए स्ट्रक्चर यानी संरचना, संरचना का जन्म क्यों हुआ? बहुत सारी हमारे पास एक ऐसी नीड थी जो कि जब हमारे डेली लाइफ में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं या फिर ये जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज हैं यह सब फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर होने लगे, पर रजिस्टर होने के साथ साथ उनके लिए एक समस्या आ गई, इंसान का नाम, उसका फोन नंबर, उसकी वैल्यू, यह सब सारा डेटा आने लग गया। मतलब आपको बताऊं कैरेक्टर भी आने लग गए, आपको बिना दशमलव वाली संख्याएं भी आने लग गई, आपको दशमलव वाली संख्याएं भी आने लग गई, सब चीजें एक ही पेज पर। तो स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाने के लिए, क्योंकि एरे जो था वो तो एक समान डाटा का समूह था और संरचना क्या थी, भिन्न भिन्न डाटा का समूह, तो उस पर जो प्रोग्राम का निर्माण किया जाता था वह संरचना की मदद से किया जाता था। संरचना ने एक फैसिलिटी दी, जैसे हम ये जो आपकी मार्कशीट आती है, आपकी मार्कशीट पे आप देखते हैं आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपके सब्जेक्ट्स का नेम, सब क्या है, कैरेक्टर। फिर उसके बाद आप देखते हैं आपके मार्क्स इतने में से इतने, इतने में से इतने, ये सब क्या है, बिना दशमलव वाली संख्या है। आपका डिवीजन इतने पॉइंट इतने परसेंट, ये क्या है, ये आपका दशमलव वाली संख्या है। तो मार्कशीट का निर्माण आसानी से किया जा सकता था, यह संरचना ने प्रस्तुत किया। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे जैसे प्रोग्रामिंग के लिए ये सब सिनेरियो खुल गए तो एक टॉपिक आया जिसे फंक्शन और पॉइंटर कहा गया। अब फंक्शन जो था वह फंक्शन इस चीज के लिए काम आता था कि क्या हमारे प्रोग्राम की लेंथ बढ़ती जा रही है या फिर अगर हम इसको आगे इंटरनेट वगैरह कहीं भी यूज ले तो यूज लेते टाइम हमारे पास क्या ये पूरी तरह काम करेगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए डेनिस रिची ने फंक्शन का प्रस्तुत किया। फंक्शन मेमोरी सेविंग का एक बहुत अच्छा तरीका था, जो कि हम टॉपिक आएगा जब आगे डिस्कस करेंगे यहाँ कोचिंग में। आप इसके बाद डेनिस रिची ने एक चीज प्रस्तुत की जो कि थी फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या है स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को आपको। जब आप आपके कॉलेज में जाते हैं पास आउट होने के बाद और आप जाके बोले कि सर मेरी डिग्री दे दीजिए या मेरी मार्कशीट दे दीजिए, आपको एक टीचर बोले सर ये रिकॉर्ड रूम है, आप बेटा इसमें जाओ और जाकर आप इस यहाँ से अपनी देख लो। वहां 5000 स्टूडेंट्स की फाइल्स रखी है, तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम आएगी उस चीज को सर्च करने में। 5000 फाइल्स में से आप अपनी फाइल्स छांटे। दूसरा तरीका, आपके लिए बहुत सारी अलमारियां रखी हैं, आप अंदर जाएं, अंदर जाकर आप देखें पॉलिटेक्निक, बीटेक, फार्मेसी, अदर जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके कॉलेज में चल रहे हैं, आपको बाकी डिपार्टमेंट से क्या लेना, आप सीधे जाएंगे डिप्लोमा वाली अलमारी के पास। अब आप डिप्लोमा वाली अलमारी खोलें और उस अलमारी को खोल कर देखें, उसमें अलग अलग बॉक्सेस रखें। वो सारे बॉक्सेस किस चीज के हैं, उन पे सब पे लेबल लग रहा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इसी। आपको बाकी सारे बॉक्सेस से क्या फर्क पड़ता है, आप सीधा अपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की फाइल का बॉक्स निकालें, उसमें अल्फाबेटिकली सारे अरेंज हैं, आप उसमें से अल्फाबेटिकली छांटें। शायद जो काम आपको करने में पहले टाइम लगता उसका 1/3 टाइम भी नहीं लगा या 1/10 टाइम भी नहीं लगा। क्यों, आपको इजीली मिल गया। यही काम हमारा कंप्यूटर करके रखता है, जिसको हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू एक स्ट्रक्चर में मैनेज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस की बात करते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। स्टूडेंट्स उस सिलेबस में हमारे पास हमारा पहला टॉपिक आता है बेसिक प्रोग्रामिंग, उसके बाद हमारा इफ एल्स स्ट्रक्चर आता है, फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आता है। स्टूडेंट्स इसके बाद चौथा टॉपिक आता है एरे, जो हमारे सिलेबस में है, जिसकी प्रोग्रामिंग भी हमारे सिलेबस में है। इसके बाद पांचवा टॉपिक जो हमारे पास आता है वह है फंक्शन। स्टूडेंट्स इसके बाद सिक्स्थ टॉपिक जो हमारे सिलेबस का है वह है पॉइंटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स इस तीनों का आपके पास मैक्सिमम पार्ट थ्योरेटिकल है, आपके एक लिमिटेड प्रोग्रामिंग इन तीनों सेक्शंस में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये जो आपके 4 सेक्शंस हैं,
ये चारों सेक्शंस आपके कंप्लीट प्रोग्रामिंग को डिटेल में आपके यूज लेते हैं। तो हमारे जो प्रोग्रामिंग का मेजर पार्ट आता है वो यहां से आता है। हाँ, इनमें से एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है और इनके साथ थ्योरी का क्वेश्चन मिक्स होके आता है। तो हम इस सब को पहले हम प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के साथ, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग के बाद हम आपको थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे आपको एक फैसिलिटी मिल जाएगी, जितने टाइम में हमारी ये प्रोग्रामिंग होती है आप इसके बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम आपको थ्योरी सिखाएंगे और उसके बाद हम आपको ये सब समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बाकी जो भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो वो मैं आपको पूरी सॉल्व करवाऊंगा। मैक्सिमम चीजें हम आपको नोट्स में इजी से इजी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप किसी भी टाइम कोचिंग आकर और मुझसे संपर्क कर सकते हैं।